नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव होके चुके हैं। 4 तारीख को परिणाम आके चुका है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, वो सरकार बनाने जा रहा है। तो ये तो देश में सभी को मालूम है, इस बात की तो जानकारी सभी को है कि भाजपा की सीटें कुछ कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र में उन्हीं का गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में है। और रविवार को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ हो सकता है कि कुछ मंत्रिमंडल के साथ ही भी शपथ लें, खास तौर से जिसकी संभावना है आंध्र प्रदेश की राजनीतिक दल टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसद भी शायद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये तो आज का सीनरियो है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा विश्लेषण का आज का ये है कि राजनीतिक दल जो हैं वो लगभग कम ज़्यादा सही पर हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे। उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, उनको सत्ता चाहिए किसी भी हालत में, और उसके लिए वो चाहे कुछ भी बयानबाजी करें और उसके बाद उससे समझौता कर लें या उस बयान से वो पलट जाएं। ये सब कुछ संभव है राजनीति के मैदान में। जैसे युद्ध के मैदान में शत्रु को हराने के लिए सारे दाव पेच नीति अनीति को छोड़ दिया जाता है, तो राजनीति की भी वही हालत हो गई है। यहाँ शुचिता, पारदर्शिता, अपने कथन पर खरा उतरना, इन मुद्दों का अब यहाँ पर कोई स्थान शायद बचा नहीं है। और अब तक यही माना जाता रहा कि इनमें जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस है थोड़ा सा, और कांग्रेस से या दूसरे दलों से शायद ये पार्टी अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब जो रूप दिखा रही है उसमें नहीं लगता कि उसकी मंशा में और दूसरों की जो राजनीतिक दल हैं उनके जो एजेंडे हैं उनमें कोई ज़मीन आसमान का अंतर हो। कोई 19-20 का अंतर ज़रूर हो सकता है, लेकिन लगभग हमाम में सब के सब नंगे नज़र आते हैं। मैं दोस्तों जिक्र कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश में इतनी हाय तौबा मचाई। ऐसी शायद ही कोई चुनावी सभा रही होगी जिसमें मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया गया हो। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहले तो आम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा ये क्या है। तो खोद के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 10 साल पुराने मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट निकाल लिया, 10-15 साल पुराना कोई स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को, गरीब को, मुस्लिमों को प्राथमिकता दी जाएगी विकास में, आरक्षण में। इस तरह की कोई बात उन्होंने उस दौर में कभी कही होगी। उसका रिपीटेशन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मंचों से करना शुरू किया और फिर इसके बाद उनको लपेटना शुरू किया कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उनको, कि ये तो देश में जो है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया था कि अब औरतों के मंगल सूत्र तक जो है वो बचेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था। वो एक अलग विषय है हालांकि, लेकिन मैं इससे जोड़ना चाहूँगा इस विषय को इसमें कि कांग्रेस संसाधनों का, जो देश में संसाधन है कि अमीरों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है और गरीब बेहद गरीब हैं, तो उनमें से वो टैक्स लगाकर या जो भी कोई तरीका अपनाएंगे वो सत्ता में आने के बाद, हालांकि वो सत्ता में आ नहीं पाए, ये बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनसे वो टैक्स लगाकर और इस तरह की जो असमानता
जो निरंतर ये जो खाई और गरीबी और अमीरी में बढ़ती जा रही है, इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कोई स्पष्ट तौर पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि राहुल गांधी ने कहीं मुस्लिम आरक्षण का कोई जिक्र किया हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां अपनी अपनी जगह करती रही हैं। तो जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों ने ये प्रयास किया है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर, वहाँ कांग्रेस ने उनके चुनाव प्रचार के दौरान उन राज्यों में उन पार्टियों की जमकर रगड़ाई करी, जम की खिंचाई करी और ऐसा हाय तौबा मचा दिया कि मानो SC ST और OBC का सारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और केवल देश में अब केवल मुसलमानों को ही आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो असली मुद्दा क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई, चूंकि बहुमत में संख्या पर पर्याप्त नहीं था, तो TDP यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश की और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से समर्थन लेना इनकी मजबूरी बन गया। तो जब समर्थन लेना मजबूरी बन गया तो आप उनकी शर्तों पे ही उन्होंने अपनी शर्तों पे ही समर्थन दिया। हालांकि उन्होंने शर्तों का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन ये निश्चित तौर पर यह है कि वो अपने तौर तरीकों पर, अपनी शर्तों पर ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे केंद्र में सरकार चलाने के लिए। तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है TDP का, उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया। चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं वो विदेश से पढ़े हुए हैं, MBA की डिग्री प्राप्त हैं। उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। साफ साफ तौर पे उन्होंने कह दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी, इसने आसमान सर पर उठाने में दोस्तों कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, जो पूरे देश में हंगामा मचाया है इस बात को लेकर। और अब आप देखिए हालत क्या है। अब हालत ये है कि पार्टी उसी क्षेत्रीय दल से सहयोग लेनी, हो सकता है वो राष्ट्रीय दल भी हो, अभी चुनाव आयोग ने शायद उनको मान्यता किस रूप में दे रखी है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन वो जो TDP है, तेलुगु देशम पार्टी है, उसने साफ तौर पर ये बात कह दिया है। उनके चंद्रबाबू नायडू जो अब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं शायद, और उनके बेटे ने ये स्पष्ट कह दिया कि 4% मुस्लिम यहाँ पर पिछड़े हुए हैं, उनको विकास में भागीदारी, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको 4% आरक्षण देंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरक्षण देने के लिए कट्टर विरोधी है इन सब बातों की। उसके बावजूद देखिए कि राजनीति क्या क्या मजबूरियां करवाती है, क्या सबक सिखाती है राजनीति, कि अब वो जो पार्टी है जिसने सरेआम ये घोषणा कर दी है कि हम तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे आंध्र प्रदेश में, उसके बावजूद उस पार्टी के साथ उसका समर्थन लेकर केंद्र में सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था बन गई है, मजबूरी बन गई है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है कि वो TDP की इस बात पर चुप रहें, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी तक पार्टी ने भाजपा की तरफ से, संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। और बयान भी आएगा क्या दोस्तों, यदि बयान भी किसी नेता को देना है तो पतली गली से बचने का प्रयास करेंगे, जैसा कि नेता अक्सर करते हैं। जब उनके गले में कोई फांस फंस जाती है तो उसको निकालने के चक्कर में वो रास्ता ही बदल लेते हैं कि वो संकट ही सारा हल हो जाए। और ये जो है ना मुसीबत जो मोल ले ली है, इससे बचने का तरीका ये है कि पलायन कर जाओ आप। सीधा सा इन्होंने ये तरकीब बना रखी है। आप ये देखिए कि किस तरह का हंगामा, मुझे तो इतना आश्चर्य होता है जब बयानबाजी इस तरह की आती है और सिद्धांतों की और देशभक्ति की दुहाई। और आप जानते हैं कि CAA में भी यही कहा गया कि जो मुसलमान विदेशी हैं उनको CAA में नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी हिंदू शरणार्थी हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सबको नागरिकता दी जाएगी। तो अभी तो इस पे भी अग्नि परीक्षा होना बाकी है कि केंद्र में सरकार ने जो ये वादा किया था कि हम CAA आते लागू कर देंगे, और इसका अब सरकार क्या करने जा रही है, ये अब देखने वाली बात है। तो ये दोस्तों हमाम में जो सब मैंने बताया आपको कि सब नंगे हैं, लगभग सबकी हालत ये है कि किसी की का जो नुमाइश किसी की कम हो रही है और किसी की थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। फ़र्क इतना ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि इस जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था
कि मैं मुस्लिमों को केवल धर्म के आधार पर आरक्षण या जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दे दूंगा इस जन्म में, ये बयान उन्होंने दिया। अब सवाल ये कि ये बयान जोश में आके तो दे दिया, और जन्म भी मोदी साहब का यही है, और आरक्षण भी आंध्र प्रदेश में उनके सामने ही दिया जा रहा है। और दे भी कौन रहा है? उनके साथ जो सत्ता में शामिल है, जो सत्ता में भागीदारी है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने, आपको मैं बता दूं, चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुमत पाने की गरज से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया, और उधर नीतीश कुमार को फोन किया, क्योंकि इन पर डोरे कांग्रेस भी डाल रही थी। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं और कांग्रेस खुद, वो इनको किसी भी तरह चाह रही थी कि ये दोनों पार्टियां, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की, कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उनसे बात करी और ये पूरा एक ऐसा माहौल बनाया कि भाई ये हमको छोड़ के नहीं चले जाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कांग्रेस में या उनके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना सकती, बावजूद इसकी कि सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन बहुमत के लायक उनके पास सीटें नहीं हैं, इसलिए वो सरकार नहीं बना सकते। तो आप ये देखिए कि जब आप ऐसी चिरौरी कर रहे हैं, आप ऐसी मनुहार कर रहे हैं, तो आप वो जब वो आरक्षण दे रहे हैं 4% मुस्लिमों को, और खम्भ ठोक के दे रहे हैं, छाती ठोक कर ये बात को कह रहे हैं कि हम वो आरक्षण देंगे वहाँ पर, तो फिर आप उनका क्या बिगाड़ पाएंगे? क्योंकि सरकार तो आपको उनके भरोसे चलानी है। तो अभी तो ये दोस्तों ट्रेलर है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। इससे पिछले वीडियो भी मैंने बताया था आपको। अभी जब विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आएगी तब आप देखना दोस्तों, क्योंकि इन दोनों स्टेटों को तो आप निश्चित मान के चलिए, मैं बतौर पत्रकार आपको ये बात कह रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए विशेष पैकेज दिया जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हों, चाहे विपक्षी दूसरे जो दल हों उन द्वारा शासित राज्यों, उनमें से किसी को विशेष पैकेज, और पैकेज दोस्तों वो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का होता है, डेवलपमेंट का पैकेज होता है। इसी मुद्दे को लेकर चंद्रबाबू नायडू सन 2018 या 19 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए की सरकार से अलग हो गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ इस बात से इनकार कर दिया था कि हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से ये संगठन जो है इनका अलायंस तोड़कर चले गए थे और वो इनसे अलग हो गए। तो ये दोस्तों हालत है कि आप जानते हैं कि राजनीति में मतलब कोई सिद्धांत नहीं रह गए, कोई मूल्य नहीं रह गए, कोई नैतिकता शुचिता की कोई बात करे तो वो दोस्तों अब शायद नज़र नहीं आती है। खैर, ज़िंदगी में उम्मीद पर ये जहां कायम है और कहीं ना कहीं उम्मीद पर लोकतंत्र देश में आगे बढ़ रहा है, तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें नहीं हों और इस तरह के झूठे दावे वादे नहीं किए जाएं, ताकि देश को गुमराह नहीं किया जा सके। और जहाँ तक ये है कि जीने और मरने पर इनको कम से कम नहीं लाना चाहिए, और अपने प्रतिष्ठा से इनको इस तरह नहीं जोड़ना चाहिए कि आपको यदि कोई चिन्नी मिलेगी तो आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे और जिससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।